हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगजीन 1 से लेकर के 15 सितंबर 2022 की आप लोगों के सामने है। इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, जो भी आर्टिकल काम के हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल्स काम के हैं, उन सभी को देखेंगे। इसके अलावा इसकी जो क्लीन पीपीटी पीडीएफ है और एनोटेड पीपीटी पीडीएफ है वो आपको लेट्स क्रैक इट आईएएस चैनल पर फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम के नाम से। और अगर आपको ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो कि सीएससी के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की जाती है, तो उसके लिए मैंने कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में बेसिकली लिखा हुआ है कि हाउ टू गेट ओरिजिनल पीडीएफ, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें अगर आपको इंग्लिश की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको 10 रुपीज़ जो है वो वहाँ से पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको 15 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। और हिंदी की मैगजीन जो है वो जनवरी 2022 से लेकर के सितंबर 2022 तक उपलब्ध है। आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी उपलब्ध होती रहेगी। ओके, तो इस तरीके से आप जो चाहें वो चीज़ वहाँ पर आप डिमांड कीजिए। उसके लिए आपको 10-5 रुपये जो भी हैं वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगी। मैं सीधे आर्टिकल्स की तरफ चलता हूँ क्योंकि मैगजीन काफ़ी बड़ी है, उसको कवर करना है हमें। ओके, और अगर आप सिर्फ वीडियो भी देखते हैं तो भी सफिशिएंट है, कोई ज़रूरी नहीं है मैगजीन वगैरह को परचेज़ करना। खैर, बात करते हैं वल्चर कंजर्वेशन की। और इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बना था वो आपका हरियाणा के अंदर पिंजौर में बना था, जो कि जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। कंट्री का दूसरा वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये बन रहा है आपका गोरखपुर के आसपास। और इसका इनोग्रेशन भी किया गया जब आपका इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 3 सितंबर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था उस समय। ओके, कंट्री के अंदर वल्चर से रिलेटेड जो ब्रीडिंग सेंटर हैं उनके अलावा और फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं। 7 और फैसिलिटी हैं जहां पर वल्चर्स को ब्रीड कराया जाता है और फिर इनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें वल्चर्स की लगभग 23-24 प्रजाति पाई जाती हैं। उसमें से 8 प्रजातियां जो हैं वो इंडिया के अंदर में पाई जाती हैं, और 8 में से 2 ऐसी हैं जो कि थ्रेटन है, 1 ऐसी है जो कि एंडेंजर्ड है, और 4 ऐसी हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ये सब डाटा IUCN का निकल करके आता है। इसके अलावा अगर हम 2017 में वल्चर काउंटिंग की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 19,000 वल्चर्स जो हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं। आपको पता है कि वल्चर्स की जो डेथ है उनका सबसे बड़ा कारण डाइक्लोफेनेक जो आपकी दवाई है वो यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको 5-6 जो वैक्सीन हैं वो लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। ओके, अगर आप रेगुलर मैगजीन को फॉलो करते हैं तो वो आपके न्यूज़ में भी होंगे। खैर, आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है द स्टेट ऑफ क्लोरोफाइरोपोस, फिप्रोनिल, एट्राजीन और पैराकीडाइक्लोराइड ओके इन इंडिया। तो ये 4 तरीके के क्या हैं, ये पेस्टिसाइड हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हजार्डस पेस्टिसाइड हैं। इन चारों का नाम आपको याद रखना है। ये नाम दे देगा और पूछेगा ये क्यों न्यूज़ में थे या फिर क्या हैं। तो पेस्टिसाइड हैं, हजार्डस पेस्टिसाइड हैं। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई? रिपोर्ट रिलीज़ की गई बाई पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क के द्वारा। और इन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं वो इस चारों पेस्टिसाइड्स को अनऑफिशियली बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। जितना इसका अप्रूवल लिखा गया है उससे भारी मात्रा में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें आपसे तो क्लोरोपाइरीफोस है, ये आपकी 23 क्रॉप्स पर इस्तेमाल की जा रही है, जबकि ऑफिशियली कहा गया है कि सिर्फ 18 क्रॉप्स पर ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो ये आपको दिखेगा कि अनसस्टेनेबल और कह सकते हैं कि हजार्डस तरीके का अनप्लान्ड यूज़ देखने का यहाँ पर मिल रहा है। और ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ऐसे ही आपको और फिप्रोनिल है, इसके बारे में देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही पैराकीड डाइक्लोराइड है जो कि एक कार्सिनोजेनिक है और इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके लिए सेफ्टी मेजर्स भी नहीं अपनाए जाते, जिससे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और विज़न वगैरह की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर निकल करके आई हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और 12 अगस्त को पंजाब ने एक 60 दिन का बैन भी लगा दिया 10 इंसेक्टिसाइड के ऊपर, जो कि बासमती राइस में यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। उनका इस्तेमाल यहाँ पर बैन किया गया है। तो काफ़ी हजार्डस केमिकल्स के रूप में उभर करके आते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल 2022 जारी किया है? तो ये US की सरकार ने किया है। इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल का मकसद क्या है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरली ये जो टर्म है वो आपको लगता है इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका मकसद क्या है। ये बिल जो है वो आपका बेसिकली कंट्री के क्लाइमेट एम्बिशन टारगेट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया है। इस लॉ के अंदर में 369 बिलियन US डॉलर जो हैं वो मार्क किए गए हैं। इस पैसे को उनको दिया जाएगा जो कंट्री के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने में मदद करेंगे। अब आप सोच करके देखिए कि ये क्या अच्छे हैं या बुरे हैं। जी हाँ, ये इमिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इससे कंट्री के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज का रिडक्शन होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो पाएंगे और US इसमें अच्छा कर पाएगा। लेकिन कुछ कंपनीज लाइक सोलर एनर्जी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वो ये कहती हैं कि अगर ये गोल्स जो हैं वो
पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि कंट्री के अंदर जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिसरप्टेड है और सप्लाई चेन में उतना डिमांड क्रिएट नहीं किया सकता, मतलब हम उतनी सप्लाई नहीं दे सकते जितना कि आप डिमांड कर रहे हैं। पहली चुनौती। दूसरी चुनौती ये भी आ जाती है कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ को भी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन वो इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेंगे जब उनको यूएस में 369 बिलियन यूएस डॉलर में से कुछ हिस्सा वहाँ पर मिलने वाला है। तो उनको मॉनेटरी इंसेंटिव यूएस के अंदर मिलेगा तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो यहाँ पर यही निकल करके आ रहा है कि ये ऐसा जो इनिशिएटिव है ये इंडिया जैसी कंट्रीज़ को हिंडर करेगा कि वो अपनी कैपेसिटी और क्लाइमेट गोल से पीछे हट जाएंगे। ओके, इसके अलावा लॉ सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं करता, ये ऑयल और गैस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स की भी बात करता है और इससे फॉसिल फ्यूल का एक्सपेंशन भी बढ़ेगा। तो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ निगेटिव स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ लोगों ने पॉजिटिव समझा, कुछ ने निगेटिव। हमें क्या समझना है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने थे कि ये बिल है यूएस की सरकार ने क्यों जारी किया है बस, और इंडिया का क्या रोल इसके अंदर नजर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिजीज़ तो पहले भी आती थी और डिजीज़ अब भी आती हैं, तो 218 के करीब ऐसी ही डिजीज़ हैं जो कि पहले मॉडरेट या लेस सेवियर होती थी, लेकिन अब जो है वो क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स लाइक फ्लड आ गए, ड्रोट्स आ गए, या फिर आपके हीट वेव्स आ गई, वाइल्ड फायर्स आ गई, इन सब के कारण इन डिजीज़ की सेवियरबिलिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। सेवियर होने का मतलब ये है कि पहले 10 लोगों को इम्पैक्ट करती थी, अब इनका ट्रांसमिशन रेट यहाँ पर बढ़ गया है, अब इनका म्यूटेशन रेट भी यहाँ पर बढ़ गया है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हॉट स्पॉट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है जिसको ये इम्पैक्ट यहाँ पर करते हैं, जिससे माइग्रेशन और लैंड यूज चेंजेस भी यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो भी इससे अफेक्ट यहाँ पर हो रहा है और ये डोमिनो इफेक्ट कह सकते हो या फिर रिपल इफेक्ट कह सकते हो, उसको भी अंजाम दे रहा है। मतलब और ज़्यादा बीमारियाँ, और ज़्यादा इकोनॉमी को नुकसान, फिर और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल वगैरह का प्रोडक्शन वगैरह वगैरह चीज़ें, इस तरीके से कुल मिला के ये जो डिजीज़ हैं वो और ज़्यादा सेवियर यहाँ पर होती रहेंगी। इससे पब्लिक हेल्थ पर भी काफ़ी नुकसान पड़ेगा। इसके अलावा बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 को सोचा जा रहा है कि इसको वर्क प्लेस रिस्क यानी कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के रूप में डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ को कहेंगे जो कि उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को अफेक्ट करती है। जैसे कि कोविड-19 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन लोग हुए, कौन से ऑक्यूपेशन वाले हुए, तो आपको पता चलेगा हेल्थ केयर और सैनिटेशन वर्कर्स को सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पर हुआ है। ओके, तो उन लोगों को बेसिकली ये लॉस हुआ है, इसलिए इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा, प्रोफेशन जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर यहाँ पर आ गया इन्फेक्शन के, तो उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। कंट्रीज़ जो हैं वो इसको लगातार ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के रूप में मान भी रही हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, कनाडा है, फ्रांस है, इसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एज ऑक्यूपेशनल डिजीज़। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डिक्लेयर करने से? फ़ायदा ये होगा कि जब कंट्रीज़ अपने लेबर लॉज यहाँ पर बनाती हैं तो उसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट दिया जाता है वर्कर्स के लिए। जैसे इंडिया ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, इंडिया कह रहा है कि हम जो है वो इसको एज ए ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं करेंगे, बट जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोविड-19 हमने 50 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस भी यहाँ पर दिया अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर या सैनिटेशन वर्कर की मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द कोविड-19 ड्यूटी। ओके, तो ये दिखाता है कि हम वेलफेयर मेजर्स तो ले रहे हैं, हम फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट तो वर्कर्स को उपलब्ध करा रहे हैं, बट इसको ऑफिशियली इस तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद इंडिया के अंदर में हैं। तो आपको जस्ट ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा बात करें, एक रिपोर्ट जारी की गई दैट इज़ कॉल्ड एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटी, और ये रिपोर्ट जो है वो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की गई। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर PM 2.5 के लेवल बढ़ते हुए दिखाई दिए और इंडिया जो है वो टॉप पर आ जाता है। इंडिया की 2 सिटीज़ हैं जो कि टॉप पर आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा PM 2.5 के लेवल दिल्ली में मिलते हैं, दिल्ली इंडिया के अंदर। ओके, कितने मिलते हैं नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पर जो है वो आपका कोलकाता के अंदर में यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कराची है, पेरू की लीमा है, ओके, घाना की एक्रा है, ये सब सिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बट आपको जस्ट ये याद रखना है कि PM 2.5 के लेवल जो हैं इंडिया में टॉप 2 पर रहने वाली 2 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया में हम टॉप पर चल रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हर जगह टॉप पर रहना सही नहीं होता। इसके बाद बात करें ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है, तो चाइना ने, आपको पता है चाइना और ताइवान की ये इशू चलते रहते हैं। ओके, तो चाइना ने बेसिकली क्या किया है कि ताइवान से चाइना के अंदर इंपोर्ट होता था ब्रेड, सिट्रस फ्रूट्स और पैकेज्ड टी, अब उस पर बैन यहाँ पर लगा दिया है। बैन लगाने से पहले इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि किसको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इन बैन के कारण ताइवान को सिर्फ 0.2% का लॉस देखने के लिए मिलेगा, जबकि चाइना को भारी लॉस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि चाइना के अंदर अगर हम देखें तो
ये जो ताइवान से आने वाले गुड क्वालिटी प्रोड्यूस हैं, लाइक ब्रेड है, सिट्रस फ्रूट है, इनका भारी मात्रा में कंजम्पशन किया जाता है, भारी मात्रा में चाइना इन चीज़ों पर डिपेंड है। तो चाइना का उल्टा नुकसान हो गया, चाइना ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, ये आइटम्स को बैन करने के बाद। चलिए खैर आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो रिवर नाइल है, नाइल रिवर आपको मिल जाएगी। ओके, और बेसिकली जब सूडान से गुजरती है तो वहाँ पर गोल्ड माइनिंग के लिए परमिशन जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। गोल्ड माइनिंग की अगर हम बात करें तो गोल्ड माइनिंग इज़ नॉट गुड। गोल्ड माइनिंग से भारी मात्रा में टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं वो रिलीज होते हैं और वाटर में जाकर के मिल जाते हैं, जिससे मरकरी पोल्यूशन या थायोयूरिया पोल्यूशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मरकरी पोल्यूशन तो आपने सुना होगा, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड थायोयूरिया। मैं आपको इस वर्ड को हाईलाइट थोड़ा सा करता हूँ, ये रहा, इसके बारे में याद रखना। और थायोयूरिया बेसिकली एक सल्फर कंपाउंड है और माइनिंग के दौरान ये यहाँ पर रिलीज होता है। तो सूडान में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये जो गोल्ड माइनिंग है उसको बंद करो, और नए प्रोजेक्ट जो हैं वो भी यहाँ पर लागू नहीं होने चाहिए। तो ये सब काम यहाँ पर चलता रहता है। गोल्ड माइनिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, याद रखना, गोल्ड माइनिंग इज़ अ सोर्स ऑफ मरकरी पोल्यूशन एंड थायोयूरिया पोल्यूशन। ओके, इसके अलावा बात करें स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड जो है वो पहला कंट्री बन गया जो कि मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएगा हर जगह पर, हर जगह पर। ओके, और ये जो है बेसिकली क्यों किया गया है, क्योंकि पीरियड पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। पीरियड पॉवर्टी क्या होती है? ऐसी गरीबी जिसकी वजह से आप सैनिटेशन या सैनिटरी जो आइटम्स होते हैं उनको आप नहीं खरीद पाते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू द सैनिटरी आइटम, क्योंकि उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से इसको जो है फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और फ्री इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फ्री होगा, फार्मेसीज़ हैं, जिम्स हैं, लाइब्रेरी हैं, सब जगहों पर अब ये जो है वो आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलने लगेगा। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है, वुमेन हेल्थ में सुधार देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, तो इंडिया में आप देखोगे कि फिशिंग कम्युनिटीज़ जो कि केरल में हैं, वहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट बन रहा था अडानी ग्रुप का, और अडानी जो है वो वहाँ पर एक पोर्ट डेवलप कर रहे थे, डेट्स कॉल्ड भिंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट, और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर रोक दिया और कहा कि जब तक हमें प्रॉपर कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन पैकेजेस उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होगा। लगभग 500 से ज़्यादा हाउस होल्ड और बोट्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर रह रही थी, उनका डिस्प्लेसमेंट किया गया, और रिप्लेसमेंट का जो कंपनसेशन है वो भी उपलब्ध अभी नहीं हुआ है। तो जब तक वो उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं परबॉइल्ड राइस की। परबॉइल्ड राइस का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया के अंदर है तेलंगाना। परबॉइल्ड राइस बेसिकली अर्ध उबले चावल होते हैं। चावल्स को पहले उबाल करके चावल के छिलके में जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको चावल के दाने में पहुंचाया जाता है और फिर इनको मार्केट में लाया जाता है। दिस कॉल्ड परबॉइल्ड राइस। एग्रीकल्चर के अगस्त के करंट इश्यूज़ के अंदर मैंने इस चीज़ को डिटेल में कवर कराया है। तो अगर तेलंगाना से यूनियन गवर्नमेंट इसको प्रक्योर करती थी, बट 11 अगस्त को इन्होंने प्रक्योर करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इसकी जो डिमांड है वो यहाँ पर कम हो गई है, और सेंटर ने परबॉइल्ड राइस को बाई करने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि इसके स्टॉक्स पहले से ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास पड़े हुए हैं, आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ कि हम इस राइस को यहाँ पर बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टेट के अंदर ये मेजर प्रोड्यूस के रूप में उभर करके आता है। इसके अलावा यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, और नासा ने अपना कह सकते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम को यहाँ पर बेसिकली यूज़ करके ये पता लगाया कि इंडिया के अंदर जो निकोबार आर्चिपेलागो है वहाँ पर एक आइलैंड है डेट इज़ कॉल्ड कत्सल आइलैंड, और कत्सल आइलैंड में 20 सालों के अंदर 90% तक मैंग्रोव कवर डिक्रीज़ हो गया है। तो ये जो है वो उन्होंने ऑफिशियली रिलीज़ किया 8 अगस्त को, और इसकी इमेजेस भी यहाँ पर जो है वो रिलीज़ की। 2004 की सुनामी के बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम को मजबूत किया गया था, और उसी से ये जो है वो चीज़ें यहाँ पर पता लगें। तो कत्सल आइलैंड कहाँ पर है, और 90% मैनग्रोव्स का डिग्रेड होना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैनग्रोव्स एज अ नेचुरल बैरियर वर्क करते हैं अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, उसके अलावा बात करें उड़ीसा के अंदर महानदी रिवर बेसिन में कोस्टल एरियाज़ में भारी मात्रा में फ्लड्स देखने के लिए मिली, और फ्लड्स के कारण काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ। और सबसे बड़ा कारण ये था फ्लड्स का, क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरकार के बीच में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं था, जिसकी वजह से जो बाढ़ हैं वो यहाँ पर सेवियर हो गई। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर बेसिकली एक फुल फ्लेज आर्टिकल आ जाता है दैट्स कॉल्ड अपडेट ओवर ड्यू। इंडिया के साथ प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि इंडिया अपना एक पर्टिकुलर क्रॉप कैलेंडर फॉलो करता है, और अब उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लगभग 8-10 स्लाइड हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। कैसे सुझाव, कैसे मेजर्स अपनाए जाएं जिससे चीज़ें खत्म हो सकती हैं, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
अगर हम बात करें 1996 की, तो इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इस तरीके का पहला कैलेंडर यहाँ पर बनाया था, जो कि बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट की वेदर इंफॉर्मेशन, कब क्रॉप को सो करना है, कब हार्वेस्ट करना है, वीकली एवरेज रेनफॉल क्या होगी, या फिर टेम्परेचर क्या रहेगा मेजर क्रॉप्स के लिए, वो सब चीज़ यहाँ पर बताता था। ऐसा कैलेंडर उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया था, एंड दिस कैलेंडर इज कॉल्ड क्रॉप कैलेंडर। ओके, तो क्रॉप कैलेंडर बेसिकली इस चीज़ से डेवलप यहाँ पर किया गया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स भी इस कैलेंडर को यूज़ करते थे, फार्मर्स को बताते थे कि आप इस समय पर ये फसल बोइए, ये फसल नहीं बोइए। लेकिन ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें तो ये जो क्रॉप कैलेंडर है ये फार्मर्स के लिए एक तरीके से गाइडलाइन ही यहाँ पर बन गई कि आप इसी तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे। फार्मर्स इसको एज अ साइकिल के रूप में अपनाने लगे, जो कैलेंडर कहेगा वो सही यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं पिछले 20 सालों में लगातार चेंज यहाँ पर हो रहे हैं। अब मॉनसून जून के बजाय जुलाई तक यहाँ पर जो है वो अच्छा हो पाता है। रेनफॉल की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो लगातार बदल रहा है, यानी कि सब्सटेंशियल चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं हर चीज़ में, जिससे कि क्रॉप का लॉस यहाँ पर बढ़ गया है। अगर हम पुराने क्रॉप कैलेंडर डेट्स कॉल्ड 1996 के क्रॉप कैलेंडर पर बेस रहे तो हमें भारी मात्रा में क्रॉप लॉस देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग कैलेंडर है ये सब आपको नहीं पढ़ना। ओके, जो एग्जिस्टिंग कैलेंडर है 1996 का, वो अब कोई हेल्प नहीं करेगा, विल नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इन द बैकड्रॉप ऑफ करंट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एक बहुत खूबसूरत टर्म है, इसको यूज़ करना सीखो। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट जैसा था अब उसमें वेरिएबल्स यानी कि चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। चेंजेस कैसे? टेम्परेचर जितना हुआ करता था वो उससे बढ़ चुका है, ह्यूमिडिटी जितनी हुआ करती थी वो उससे बढ़ गई है, रेनफॉल जो है वो या तो कम हो गई है या बढ़ी है तो फिर वो गलत तरीके से बढ़ी है, मतलब उसमें भी आपको इरेटिक नेचर नज़र आ रही है। इरेटिक नेचर का मतलब ये है कि कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, या कहीं पर हो ही नहीं रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको इस तरीके से यहाँ पर याद रखनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये समझो कि पुराना जो कैलेंडर है वो हमारी यहाँ किसी तरीके से मदद नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉप कैलेंडर जो है वो आपका रेनफॉल, उसके वॉल्यूम और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस था, और ये चीज़ें अब लगातार चेंज हो रही हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। बाकी इस स्लाइड से आपको कुछ नहीं पढ़ना था, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी यहाँ पर किया था। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 36% डिस्ट्रिक्ट यानी कि 248 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर रेनफॉल इंक्रीज हुई है। तो ये तो अच्छी बात हो गई, रेनफॉल इंक्रीज हुई है, बट ये रेनफॉल इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि ये वाकई फार्मर्स की हेल्प करेगी। डजंट रियली हेल्प फार्मर्स बिकॉज इट स्टिल मीन्स अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल। मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक दिन तो बहुत भारी बारिश पड़ गई और बहुत लंबे समय तक कोई भी बारिश नहीं हुई, तो टोटल एवरेज लोगे तो हैवी रेनफॉल दिखा करके बात को ख़त्म कर दिया जाता है। क्रॉप्स लाइक अगर किसी ने पैडी उगाई है तो उसको 10 सेंटीमीटर की डेप्थ तक कंटिन्यूस फ्लडिंग चाहिए फील्ड के अंदर में, और अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन स्टेज में बारिश की समस्या यहाँ पर हो गई तो आप समझ लीजिए कि कोई भी आपकी फसल को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसलिए प्रिसाइज वेदर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्री का जितना भी नेट सोन एरिया है उसमें से 55% एरिया ऐसा है जो कि रेन डिपेंडेंट है, मतलब रेन फेड एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर फॉलो की जाती है। इसके अलावा इंडिया कंट्री की जो 40 ओड मेजर क्रॉप हैं उसमें से 34 क्रॉप ऐसी हैं जो कि रेन फेड एरिया में उगाई जाती है, यानी कि रेन डिपेंडेंट क्रॉप्स के रूप में उभर करके आती हैं। ये सारा डाटा नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी का उभार करके लाया गया है। इसके अलावा ये चीज़ दिखाता है कि चूंकि इतनी सब एरिया और फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं रेन फेड एरिया के अंदर, इसलिए हमें अपना जो क्रॉप वेदर कैलेंडर है उसमें एक रीलुक की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, इसमें आपको लॉन्ग टर्म डाटा यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी याद रखना कि जितना भी मतलब 10 साल में लगभग 3 से 4 साल ऐसे होते हैं जब रेन फेड एरियाज़ जो हैं वो ड्रॉट्स फेस यहाँ पर करते हैं। मतलब ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है। पिछले 20 सालों में जब हमने देखा तो पता चला कि करीब 8 से 9 साल ऐसे थे जब ड्रॉट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने के मिले। इसका मतलब ये है कि अब पुराना कैलेंडर जो है वो फॉलो नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। रेनफॉल के अंदर वेरिएबिलिटी मैंने आपको बताई, टेम्परेचर शिफ्टिंग मैंने आपको यहाँ पर बताई। ओके, सोइंग टाइम में चेंजेस होने लगे हैं, ग्रोइंग सीजन जो है वो शॉर्टर हो चुके हैं। ओके, तो इसीलिए हमें जो है वो अपने सोइंग और हार्वेस्टिंग डेट में इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। और चूंकि अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो इसके बाद लिखा हुआ है फॉल्स स्टार्ट। इस फॉल्स स्टार्ट का मतलब क्या है? इस फॉल्स स्टार्ट का मतलब ये है कि 1 जून को बारिश मानसून इंडिया के अंदर आता है।
1 जून को भारी बारिश हो गई और किसानों को अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि भाई मानसून आ गया, उन्होंने फसल वसल सब बो दी। लेकिन उसके बाद 1 महीने तक कोई बारिश नहीं हुई, कोई बारिश नहीं हुई और फार्मर्स को नुकसान हो गया। तो ये क्या था, 1 जून को जो स्टार्टिंग हुई मानसून की, ये फॉल्स स्टार्टिंग थी। ओरिजिनल स्टार्टिंग 1 जुलाई को देखने के लिए मिली। इसका मतलब ये है कि फॉल्स स्टार्ट से भी हमें यहाँ पर बच करके चलना है। अब वो कैसे बचा जाए भाई, वो तो आपका जो वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है उनकी मदद से ही बचा जा सकता है, और कोई तरीका हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये फॉल्स स्टार्ट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेन के जो पैटर्न है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, और इससे अगर हमें बचना है तो हमें अपनी जो सोइंग है, हैव स्टार्टेड टू डिले सोइंग, उसको बोने के लिए मतलब देर करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर द पास्ट 5 years वी आर नॉट सोइंग इन जून ड्यू टू द हाई रिस्क दैट कम अंडर अनसर्टेन रेन्स। देखो अनसर्टेन रेन का मतलब फॉल्स स्टार्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना कि जो फसलें पहले जून में बोई जाती थी अब उनको जून में नहीं बो रहे हैं, अब हम उनको जुलाई में शिफ्ट कर चुके हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अपनी सोइंग में डिले यहाँ पर अगर कर दिया जाए तो उस फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि बारिश जो जून में पड़ती थी अब वो जुलाई में पड़ रही है। फॉल्स स्टार्ट की वजह से अपनी फसल को ना खोएं, इस चीज़ को यहाँ पर कहा गया है बेसिकली। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो खरीफ की क्रॉप्स हैं उसमें भी पीछे हम नज़र आ रहे हैं। 2021 की तुलना में 2022 में 3.76 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कम जनरेट हुआ खरीफ क्रॉप का। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का डाटा है। पैडी का एरिया भी लगभग 12% तक यहाँ पर जो है वो कम हो गया। ओके, तो ये सब पॉइंट्स दिखाते हैं कि हमें चीज़ों को बदलने की यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे एरिया हैं जो कि पैडी ग्रोइंग स्टेट के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ पर भी जो रेनफॉल है उसमें डेफिसिट देखने के लिए मिला, और जून में लगभग 8% कम रेनफॉल हुई। लगभग 18 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल डेफिसिट देखने के लिए मिला। ओके, तो पैडी की कल्टीवेशन वहाँ पर जो है वो कम नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाल ही में जो IMD है उसने अपना नॉर्मल भी रिवाइज़ किया है। नॉर्मल रिवाइज़ करने का मतलब ये होता है कि IMD क्लासीफाई करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल कितनी पड़ी है, तो वो डिफाइन करता है कि नॉर्मल रेनफॉल पड़ी है या एबव एवरेज रेनफॉल पड़ी है। तो उसने जो नॉर्मल रेनफॉल की डेफिनेशन है उसको यहाँ पर चेंज किया। पहले अगर 880.6 mm के करीब बारिश पड़ती थी तो उसको नॉर्मल रेनफॉल कहा जाता था, लेकिन अगर अब 868.66 mm की बारिश पड़ती है तो उसको नॉर्मल रेनफॉल जो है वो यहाँ पर कहा जाएगा। मतलब नॉर्मल रेनफॉल के जो प्रेडिक्शंस हैं उनको 12 mm से यहाँ पर कम कर दिया है। इसके क्या घाटे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। जब ये डिसीजन लिया गया था अप्रैल में 2022 में, तब मैंने इन चीज़ों को डिटेल में क्लियर किया है। यहाँ इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते। डाटा क्यों चेंज हुआ, क्योंकि 1961 से 2010 का डाटा पहले फॉलो करते थे, लेकिन अब इस डाटा को अपडेट किया गया है 2020 तक। तो हम रियलिटी से नहीं भाग सकते, ये पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है, ये अच्छा किया गया। लेकिन नेगेटिव स्टेप ये है कि पहले अगर नॉर्मल से कम रेनफॉल होती थी तो फार्मर्स को बेनिफिट्स जो हैं, मॉनेटरी बेनिफिट सरकार के द्वारा मिल जाते थे, लेकिन अब चूंकि ये प्रोडक्शंस कम हो गई हैं और अब 668 mm की बारिश पड़ेगी तो भी नॉर्मल माना जाएगा, तो अब उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। खैर, ये आपको वहाँ पर समझना चाहिए था, अभी कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर 2 इंडेक्सेस के बीच में डिफरेंस दिया गया है और एक नई इंडेक्स डेवलप की गई है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से लड़ने के लिए। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी लगातार जो है वो किसानों की इनकम को यहाँ पर कम कर रही है और फसल के प्रोडक्शन को भी यहाँ पर लगातार डिक्रीज कर रही है, तो आपके पास क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, और कुछ सुझाव दीजिए इसके बारे में। तो सुझाव में क्या लिखोगे, नॉर्मल को रिवाइज किया गया है और क्रॉप कैलेंडर को अपडेट करने की बात है 2, और तीसरा आप यहाँ पर लिखोगे कि एक नई इंडेक्स जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है। सुझाव में लिख सकते हो, या फिर कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए हैं। इंडेक्स का नाम है ड्राई स्पेल इंडेक्स। ड्राई स्पेल का मतलब होता है कि कितने लंबे समय तक ड्रोट्स जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं और उनकी जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर कितनी थी। ओके, तो ड्राई स्पेल मतलब ड्रोट का लेंथ कितनी रही और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा, इन दोनों के बेस पर ड्राई स्पेल इंडेक्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और ये बेसिकली एक एरिया स्पेसिफिक क्रॉप बेस्ड न्यू पैटर्न्स के बेस पर यहाँ पर वर्क करेगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक इंडेक्स और चलती थी, डेट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स, SPI। आज भी चलती है, अब भी चलती है। और ये जो स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है वो आपकी
क्यूमुलेटिव सीजनल रेनफॉल को यूज़ करती है। क्यूमुलेटिव सीजनल रेनफॉल मतलब एक सीज़न में कितनी रेनफॉल यहाँ पर पड़ी उसके बेस पर डिफाइन कर देंगे ड्रॉट्स था या नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम हर एक ड्रॉट एरिया के मतलब एक सीज़न में कई बार ड्रॉट्स आ सकते हैं, कई अलग अलग जगहों पर ड्रॉट्स आ सकते हैं, तो उन ड्रॉट्स की लेंथ क्या थी और उसका इम्पैक्ट क्या था उसके बेस पर ड्राई स्पेल इंडेक्स जो है वो यहाँ पर वर्क करती है। याद रखना ड्राई स्पेल इंडेक्स ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू द स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स, क्योंकि ये डाटा को अच्छे तरीके से कलेक्ट यहाँ पर करती है। ड्राई स्पेल ज़्यादा बेहतर तरीके से बताती है कि आखिर यील्ड में रिडक्शन क्यों और किस वजह से यहाँ पर हुआ। याद रखना इस चीज़ को। इसकी ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे जो 6 मेजर रेनफेड क्रॉप एरियाज़ हैं, वहाँ पर ड्राई स्पेल का इम्पैक्ट जब यहाँ पर मापा गया तो पता चला कि वो स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स की तुलना में डाटा को बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा मैं, मुझे पता है कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, किसी को थोड़ा सा समझना है तो इस वाले पैसेज को यहाँ पर पढ़ो, बट मेरे हिसाब से आपको इतना जानना ज़रूरी है कि जो DSI है वो SPI से ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन यहाँ पर देती है। अंतर पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्राई स्पेल इंडेक्स एंड स्टैंडर्डाइज परसेप्शन इंडेक्स इज राइट और रॉन्ग। ओके, हाल ही में डेवलप की गई है तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा चौथा जो इनिशिएटिव क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट सरकार यहाँ पर ले रही हैं वो है आपका ग्रैन्युलर असेसमेंट। ग्रैन्युलर असेसमेंट मतलब सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, अपना मॉइस्चर उनके पास यहाँ पर होता है, उस मॉइस्चर को असेस करके हम पता लगाते हैं कि ड्रॉट्स का लेवल क्या है, ड्रॉट एरिया होगा या नहीं होगा, उस तरीके से। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये जो ग्रैन्युलर असेसमेंट है वो आपका काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो किया जाता है। और याद रखना ये जो है वो आपका हाइपर लोकल लेवल पर किया जाता है। हाइपर लोकल का मतलब है विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन लेवल्स पर वेदर इवेंट्स को मॉनिटर किया जाता है, उनकी स्टडी यहाँ पर की जाती है। और स्टडी करने के बाद ये बेसिकली ऐसा भी पता लगाया गया है कि जब जहाँ जो पहले एरिया से जहाँ पर फ्लड आती थी वो अब ड्रॉट एरियाज़ में यहाँ पर तब्दील हो रहे हैं, और उल्टा भी हो रहा है, मतलब जो एरिया पहले ड्रॉट्स हुआ करते थे वो अब फ्लड्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये पता लगा ग्रैन्युलर असेसमेंट के द्वारा। और ग्रैन्युलर असेसमेंट लोकल लेवल पर किया जाता है, क्यों? क्योंकि पूरी इंडिया में एक जैसा मानसून नहीं पड़ता, हर जगह की जो मॉनसूनल पैटर्न है वो अलग अलग होता है, तो एक यूनिफॉर्म जो मीज़र है उसको नहीं अपना सकते, इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लोकल लेवल पर अपनाया जाता है। पांचवा जो इनिशिएटिव है वो हमने यहाँ पर लिया है, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी प्लान्स। कंटिजेंसी प्लान्स बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटिजेंसी प्लान होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और रेनफॉल डेफिसिट पर ये बेसिकली डिपेंड होते हैं। इसको समझाते हैं अभी। 2010 में ICAR के अंदर CRIDA उसने इस चीज़ को यहाँ पर डेवलप करना शुरू किया था। ओके, और कंटिजेंसी प्लान सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इनको शुरू किया था। कंटिजेंसी प्लान्स का मतलब ये होता है कि आपातकाल की स्थिति में जो प्लान्स यहाँ पर वर्क करेंगे वो किस तरीके से वर्क करेंगे। जैसे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, वहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है, इरिगेशन पैटर्न कैसे हैं, लैंड यूज़ पैटर्न कैसे हैं, क्रॉप्स कौन सी कल्टीवेट की जाती हैं, कौन सी चीज़ें या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर में लिखे रहती हैं। अब देखो कंटिजेंसी प्लान वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट थी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कंटिजेंसी प्लान यहाँ पर मौजूद होगा। उसने 1 जून से लेकर के 19 अगस्त के बीच रेनफॉल की कमी महसूस की, मतलब रेनफॉल उतनी नहीं हुई जितनी की ज़रूरी थी। तो कंटिजेंसी प्लान को खोला गया और देखा गया कि अगर रेनफॉल 52% तक कम हो जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो फार्मर्स के लिए पता चला कि फार्मर्स को ये वाली क्रॉप्स जो हैं वो उगानी है अगर 52% रेनफॉल यहाँ पर कम होती है। उन्होंने कहा कि फार्मर्स आप जो है वो PL मिलेट की ये वाली वेराइटीज़ उगाइए, आप मूंग की सम्राट वेराइटी उगाइए, सोरगम वेराइटीज़ ये वाली अपनाइए। अगर इसके अलावा आपने कोई और सी वेराइटी अपनाई तो आपकी क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी। इस तरीके से आपकी कंटिजेंसी प्लान्स वर्क करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसके अलावा बात करते हैं छठे प्रोग्राम की, और ये आपका है क्रॉप कैलेंडर को अपडेट करना। असम ने जो है वो रिक्वेस्ट की है ICAR के अंदर CRIDA से, और ये कहा है कि जो पूरा स्टेट है असम का, वहाँ पर जो क्रॉप कैलेंडर पहले फॉलो किया जाता था अब उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इरेटिक नेचर ऑफ मानसून दिख रही है जिसकी वजह से क्रॉपिंग साइकिल्स को चेंज होने की ज़रूरत यहाँ पर बन जाती है। तो ये चीज़ें याद रखना। और ICAR CRIDA के बारे में बेसिकली अगर आपको जानना है तो मैंने इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर कहीं दी तो थी। ओके, काफ़ी बड़ी ICAR तो आप जानते ही हैं। ओके, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, लेट मी जस्ट सर्च दिस। ओके, लगता है काफ़ी पीछे रह गया, खैर इसको एक बारी सर्च मार लेना। ओके, ये इंस्टीट्यूट इसके अंदर में बेसिकली निकल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आखिर ये है क्या चीज़। ऑलराइट, तो फिलहाल आगे चलते हैं। और
स्टेट का अपडेट यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से। और सातवीं चीज़ जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट तरीके से वर्क कर सकती है, वो आपको मिल जाएगी IMD, डेट इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसने भी कहा है कि हाँ भाई अब ज़रूरत पड़ रही है कि हमें क्रॉप वेदर कैलेंडर को चेंज करने की ज़रूरत है। 1996 से मान नहीं रहे थे कि हमें ज़रूरत है, लेकिन अब जो है वो इसकी ज़रूरत यहाँ पर बेसिकली पड़ेगी। IMD ने भी इस चीज़ को कह दिया है, क्योंकि रेनफॉल वगैरह के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, साथ के साथ पॉइंट्स को एक एक लाइन में अगर आप अपनी नोटबुक वगैरह में कहीं लिख लें तो आपका एक वेल बैलेंस्ड आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो भी यहाँ पर करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन मिलता है इससे आगे वीडियोस कंटिन्यू रखने के लिए। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिम्बाब्वे की कहानी दी गई है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अफ्रीका का इशू है, इंडिया को थोड़ा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ओके, तो बेफालतू में इसमें मेहनत नहीं करनी। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। लिखा हुआ है मॉडल शिफ्ट। शिफ्ट किस चीज़ का शिफ्ट? देखो, जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज़ के अंदर में अगर हम देखें तो रेन फेड एग्रीकल्चर होती थी। इंडिया के अंदर अभी बताया रेन फेड एग्रीकल्चर क्या होती है, लेकिन वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो अब वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर की तरफ। ओके, तो ये जो शिफ्ट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब यही है, ठीक है। और इससे जो इरेटिक रेनफॉल की समस्या है उससे निपटा जा सकता है, और रैपिड चेंजिंग क्लाइमेट से भी यहाँ पर निपटा जा सकता है। ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ था, जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉन बेस्ड जो नॉन प्रॉफिट है, दैट्स कॉल्ड जर्मन वॉच, ये अपनी इस इंडेक्स रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इन्होंने जिम्बाब्वे को टॉप 20 कंट्रीज़ के अंदर में भी डाला है, जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर होंगी। और चूंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट से अफेक्ट होंगी, इसका मतलब ये है कि रेनफॉल भी डिक्रीज होगी, और वो जो है फार्मर्स इस चीज़ को नहीं झेल सकते कि रेनफॉल कम होने की वजह से उनके यील्ड जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो शिफ्ट हो चुके हैं अब इरिगेशन बेस्ड सिस्टम की तरफ। और सरकार भी इसको पूरी तरीके से प्रमोट कर रही है इरिगेशन बेस्ड सिस्टम्स को। उसके लिए जिम्बाब्वे की सरकार ने अप्रैल 2021 में नेशनल एक्सेलरेटेड इरिगेशन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी चलाया गया था, ताकि फार्मर्स की रेन के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो उनको कम किया जा सके। तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया और ये सफिशिएंट है। बाकी 2 पेज और लिखे हुए थे, मुझे कहीं कुछ काम का नहीं लगा और मैंने उसको इग्नोर कर दिया। आगे चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है हिडन इन प्लेन साइट। बेसिकली इमेज देख करके समझ गए होगे बात किस चीज़ की हो रही है। बात हो रही है प्लास्टिक की, और प्लास्टिक के ऊपर बेसिकली हम थोड़ा सा 8-10 स्लाइड्स यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्लास्टिक की प्रॉब्लम बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो रही है, हम इसका एक अलग जो डायनामिक व्यू है वो यहाँ पर लेंगे। वो सिंपल व्यू नहीं लेंगे कि क्या नुकसान क्या फ़ायदे, वो तो आपको पता है, ठीक है, बट कुछ अलग चीज़ें जो हैं वो उनको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ मैगजीन है और यहाँ सिंपल कुछ भी नहीं है, आपको अलग ही एक पैटर्न जो है वो देखने के लिए मिलेगा। खैर आगे चलते हैं। और इंडिया ने हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया, और इसके ऊपर बैन लगा दिया गया 1 जुलाई 2022 से। अब आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर लगभग 21 आइटम्स यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, ये एक पॉजिटिव स्टेप था, इससे प्लास्टिक को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर में आपकी पैकेजिंग प्लास्टिक को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ जो आर्टिकल बेसिकली आपको एक्सप्लेन किया गया है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आखिर प्लास्टिक जो पैकेजिंग प्लास्टिक थी उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया। आपने देखा, आप बाज़ार से कुछ भी खरीद रहा हो सब पैकेज के रूप में आता है, और उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर में नहीं इंक्लूड करना एक भारी जो गलती है उसको यहाँ पर दिखाता है। ओके, तो इससे जो आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनको प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ पर मिल जाएगी, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो फ्री करने का सपना था 2022 तक का वो पूरा नहीं हो पाएगा। आफ्टर ऑल जो पैकेजिंग प्लास्टिक होती है इसके अंदर में काफ़ी कुछ आ जाता है, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स हैं, सैचेट्स हैं, मल्टी लेयर प्लास्टिक है। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, आपने कभी शैम्पू का पैकेट खोलिए, एक के बाद एक प्लास्टिक की जो परतें हैं वो यहाँ पर उभर करके आती हैं। ओके, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि इसमें देख रहे हो ना, ये मिल्क बेसिकली उसका आप पैकेज ले सकते हो, जो पैकेज्ड मिल्क होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी परतें जो हैं वो चलाई जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग। ओके, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग, और इसको जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर में बैन नहीं किया गया है, जो रूल्स यहाँ पर चलाए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो निकल करके आती हैं। खैर काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंट्री के अंदर जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसमें पैकेजिंग प्लास्टिक 59% कंट्रीब्यूट करती है, और इसी को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर में बैन नहीं किया गया। यानी कि कंट्री का 59% जो प्लास्टिक है वो तो वैसे ही इंक्लूड नहीं किया, और जो बाकी का आपका 41 प्लास्टिक बचा उसमें कितने पर लागू होता है उस हिसाब से इस स्कीम की सक्सेसफुलनेस को यहाँ पर मापा जाएगा। द रीज़न जो एफएमसीजी को इस लार्जर बैन से छूट दिला गया, मतलब क्यों जो आपकी पैकेजिंग मटेरियल था, पैकेजिंग प्लास्टिक थी, उसको इसके अंदर में नहीं लिया गया, इसका जो कारण है वो ये है कि इस सेक्टर ने बेसिकली ये कह दिया कि जो प्लास्टिक है उसके साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि दे क्लेम दैट द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक इज ओनली ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड नॉट ऑफ द मटेरियल प्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन कोई बड़ी चुनौती नहीं है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। ये कह करके वो यहाँ पर बच गए, ओके, क्योंकि इसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत, रीपर्पस करने की ज़रूरत है, वर्न करने की ज़रूरत है, और वो हम यहाँ पर कर लेंगे, इसको कह करके ये लोग यहाँ पर बच गए। हमें खैर इतना डिटेल में नहीं जाना, अभी आपको ये भी लगेगा कि ऐसे कैसे बच गए, गवर्नमेंट के बेवकूफ़ है वगैरह, वो सब इग्नोर मारो, ठीक है, हमें इतना नहीं जानना। बट हमें ये समझना है कि जो आपकी ये सेक्टर है दैट इज कॉल्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बाहर है, ओके, इस सेक्टर पर ये चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं। अगर इसी तरीके के ट्रेंड कंटिन्यू रहे तो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस जो प्लास्टिक से यहाँ पर निकल करके आते हैं वो लगभग 2050 तक 15% ग्लोबल कार्बन बजट में कंट्रीब्यूट यहाँ पर करना शुरू कर देंगे, ओके। प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, उसके ऊपर भी अभी स्टडी करेंगे पूरी, और इससे जो है वो सोसाइटी को तो नुकसान होता ही होता है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा, और प्लास्टिक से लगभग यूएस की $3.7 ट्रिलियन का नुकसान भी, सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें तो द लाइफ टाइम कॉस्ट टू सोसाइटी एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड इन 2019 वो टोटल कितनी थी, 3.7 ट्रिलियन की कॉस्ट जो है वो हमने यहाँ पर झेली, इतना नुकसान, ओके, टोटल मिला करके। और ये जो है वो इंडिया की जीडीपी से भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत के रूप में उभर करके आ रहा है। तो जब तक एक्शन नहीं लिया जाता तो कॉस्ट जो है वो डबल हो सकती है 2040 तक, ये कुछ इश्यूज निकल करके आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि कैसे प्लास्टिक का प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें, रेड ग्राफ भी देखिए और ऑरेंज ग्राफ भी देखिए, दोनों चीज़ें यहाँ पर बढ़ रही हैं। दिक्कतें कुछ आ रही हैं तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे प्रॉब्लमेटिक फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी प्लास्टिक यहाँ पर प्रोड्यूस होती है उसमें से 58% जो है वो आपकी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से यहाँ पर निकल करके आती है। तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से 58% जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल यहाँ पर होते हैं, और पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ के ऊपर किसी तरीके का कोई पॉलिसी रेगुलेशन भी यहाँ पर नहीं है। तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पर वर्क करता है, और फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक जो है वो उपलब्ध कराता है। मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बिना जो है वो प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। वर्ल्ड वॉर 2 हो, वहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया गया, कोल से बनाई गई, लेकिन अब जो है वो प्लास्टिक को जो है वो ऑयल और गैस से भी यहाँ पर बनाया जाता है। 2019 की सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ की रिपोर्ट है, उसने इस चीज़ को बताया। इसके अलावा 99% ऑफ प्लास्टिक जो है वो फॉसिल फ्यूल से यहाँ पर ड्राइव होती है। फॉसिल फ्यूल से ड्राइव होने का मतलब ये है कि बाकी की जो 1% बची वो बायो बेस्ड सोर्स लाइक कॉर्न स्टार्च वगैरह से यहाँ पर बनती है। जितनी भी प्लास्टिक यहाँ पर ड्राइव हुई फॉसिल फ्यूल से, ये उस एंड ए सब्सटेंशियल शेयर ऑफ बायो बेस्ड प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जितनी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से बनी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किसी तरीके के रेगुलेशंस भी यहाँ पर नहीं है, ओके। और ये सब चीज़ें दिक्कत के रूप में उभर करके आती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि फॉसिल फ्यूल से प्लास्टिक बन रही है, इसका मतलब है कि फॉसिल फ्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्लास्टिक के अंदर होंगी, और जब प्लास्टिक को बर्न किया जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस का जनरेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये वाला जो है इसको बेसिकली ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये चीज़ें ग्रीन हाउस गैस कैसे निकलेगी, तो ये यहाँ पर याद रखिए। इसके अलावा बात करें, आपने यहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को, फिर जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर प्लास्टिक की जो लाइफ साइकिल है उसकी सेकंड स्टेज यहाँ पर शुरू करती हैं, और उसमें जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने जो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स को, वो उससे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक उसको मैन्युफैक्चर करती हैं, उसमें केमिकल्स एडिटिव वगैरह मिला करके उसको फाइनल शेप यहाँ पर दी जाती है। मल्टी लेयर्ड जो प्लास्टिक यहाँ पर है नॉन रिसाइक्लेबल होती है,
कमर्शियली अगर हम देखें, और प्लास्टिक प्रोडक्ट जितने भी हैं उसका 35% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। ओके, ब्रांड ओनर्स को सिर्फ और सिर्फ पैसे और ड्यूरेबिलिटी से मतलब होता है, उनको एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं होता। तो मैन्युफैक्चरर्स की ये कमी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की ये कमी आपको ध्यान रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इंडिया के प्लास्टिक वेस्ट के कुछ ड्राइवर्स दिए गए हैं। इंडिया के अंदर जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होती है जो कि नॉन रिसाइकलेबल है वो 35% कंट्रीब्यूट करती है। ओके, इसके अलावा इंडिया में कई तरीके की प्लास्टिक और भी उगती है, जैसे पीएस है, पीएस इज कॉल्ड पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन जो है वो इनएक्सपेंसिव रेजिन होता है और ये हर जगह फाउंड होता है। आप कुछ भी कर लो, एग कार्टून्स हो या फिर कुछ भी हो, डिनर वेयर वगैरह, सब में आपका जो पॉलीस्टीरीन है वो यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो है याद रखना, इट इज़ अ वर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक जो कि एनवायरनमेंट में यहाँ पर पाया जाता है। इट इज़ अमंग द वर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट इज़ एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट के बेस पर अगर हम बात करें। फिर आ जाता है आपका HDPE, डेट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन। ये भी अगर हम बात करें तो एक तरीके से रेजिस्टेंस रेजिन ही है। इसका यूज़ किया जाता है ग्रोसरी बैग्स बनाने में, मिल्क जग्स बनाने में, रिसाइकलिंग बिन्स बनाने में। और यहाँ पर ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्लास्टिक पॉलीमर जिसको आसानी से रिसाइकलेबल किया जा सकता है। तो ईजीली रिसाइकलेबल यहाँ पर है। इसके बाद आ जाता है आपका LDPE, डेट इज कॉल्ड लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन। और ये जो है वो सभी प्लास्टिक्स में सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। इससे काफ़ी सारे चीप और ईजी प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। फिर आता है दैट इज कॉल्ड PET, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पॉली इथाइलिन टेट्राफिलेट। और ये जो है बेसिकली फूड और ड्रिंकिंग पैकेजिंग पर्पजेज़ के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आपकी ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है कि वो कंटेंट को स्प्लिट ना कर दे। मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है उसको अंदर के टेम्परेचर से, टेम्परेचर नहीं कह सकते आप, कंटेंट का जो ऑक्सीजन वगैरह के लेवल्स हैं उसको मॉनिटर करने, उसको बेसिकली रेगुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है वो वाइडली रिसाइकल्ड प्लास्टिक है इन द वर्ल्ड। याद रखना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकल्ड जो है वो यहाँ पर की जाती है। ईजिली रिसाइकलेबल जो है वो HDPE है, बट सबसे ज़्यादा रिसाइकलेबल जो है वो PET है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम होती है और बेसिकली 12% कंस्टिट्यूट यहाँ पर करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली प्लास्टिक की, दैट इज कॉल्ड PP, दैट इज कॉल्ड पॉलीप्रोपिलीन। ओके, और ये जो है वो हाई टेम्परेचर में भी रह सकती है और इसीलिए इससे जो है वो आपके बर्तन बनाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे कार के पार्ट्स बनाए जाते हैं, थर्मल वेस्ट बनाई जाती हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग, जो कि 35% कंट्रीब्यूट करती है। और 35% कंट्रीब्यूट में एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह को मिला करके इसको बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया, कई सारी परतों को बना करके बनाया जाता है। तो ये ऐसी प्लास्टिक आपको हर जगह मिल जाएगी, लगभग 35% होती है। ओके, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं और इनसे आप बच नहीं सकते। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें मल्टी पैकेजिंग के बारे में, आप समझ गए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है बेसिकली वो भी इस फेवर में नहीं है। मतलब प्लास्टिक ख़त्म हो या ना हो, इस तरीके की चीज़ें बातें वो नहीं करते। देखो, पॉलिसी जो यहाँ पर चलाई जाती है, बेसिकली हमारे पास रूल्स क्या हैं, हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के यहाँ पर वर्क करते हैं। ओके, और ये जो पॉलिसी है, बेसिकली रूल्स यहाँ पर हैं, ये लार्जली वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ वर्क करते हैं, ना कि प्लास्टिक प्रोडक्शन की तरफ। ये नहीं कहते कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कर्व करो, प्लास्टिक का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखो, उसके अलावा हमें जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट करना है। तो पॉलिसी की जो वाली बात है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर हम इसके अंदर पढ़ें तो अभी तक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर में 5 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट मार्च 2018 में हुए, अगस्त 2021 में, सितंबर 2021 में, फरवरी 2022 में और रिसेंटली जुलाई 2022 में भी इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। ओके, तो हर एक अमेंडमेंट के अंदर में रूल्स को जो है वो डाइल्यूज किया गया है ताकि मेजर जो प्रोड्यूसर हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलता रहे। ओके, तो जैसे जैसे आपका नेक्सस बढ़ता गया वैसे वैसे रूल्स को थोड़ा सा लिबरल यहाँ पर कर दिया गया। जैसे 2016 के रूल्स हैं, वो कहते हैं कि ऑल नॉन रिसाइकलेबल जो मल्टी लेयर पैकेजिंग है उसको फेज आउट करना है अगले 2 सालों के अंदर। ये बात 2016 के रूल्स कहते थे। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, सभी को खुश होना चाहिए था। लेकिन मार्च 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस किया गया कि जो MLPs के फेज आउट की बात 2016 में कही थी, अभी वो बात लागू नहीं हो रही है, स्टॉप कर दिया गया इस बात को। ओके, जबकि मार्च 2018 तक फेज आउट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बात को स्टॉप कर दिया।
और कहा गया कि ओनली दोज MLPs, सिर्फ वो मल्टी लेयर पैकेजिंग दैट आर नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन एनर्जी रिकरेबल और विद नो अल्टरनेटिव यूज, उनको ही फेज आउट यहाँ पर किया जाएगा। मतलब जिनका कोई और यूज़ नहीं किया सकता, सिर्फ उनको ही फेज आउट किया जाएगा। देखिए ऐसी कोई सी भी प्लास्टिक नहीं है जिसको किसी और तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये तो आपने जो बात कही है तो कहीं से कहीं तक कोई बेनिफिट साबित होता ही नहीं। ओके, मतलब आपका जो फेज आउट वाला मेथड है इसमें कोई प्लास्टिक जो है वो इंक्लूड नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी कोई प्लास्टिक है ही नहीं जिसको अल्टरनेटिव में टर्न ना किया जा सके। ओके, तो ऑल प्लास्टिक वेस्ट उसको एनर्जी सोर्स के अंदर टर्न किया जा सकता है आराम से, और एक अल्टरनेटिव यूज़ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दो नीदर ऑफ द सॉल्यूशन इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट, और किसी भी तरीके का जो सॉल्यूशन है वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप प्लास्टिक है, मान लो मिल्क पैकेजिंग वगैरह है कोई भी, उससे आप कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मार्च 2018 के रूल्स के हिसाब से, तो आपको पहले उस प्लास्टिक को जलाना पड़ेगा, ठीक है, और उसको अलग अलग मेथड से जो है वो किसी और प्रोडक्ट में बनाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस के दौरान जो है भारी मात्रा में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वो सब यहाँ पर वेस्ट होगा, और ये केमिकल प्रोसेस लाइक कंबशन है या फिर गैसिफिकेशन है, उन सब के जरिए वातावरण में CO2 वगैरह ओरिजिनली पहुंच जाएगी। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, इससे नुकसान ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेट करने की, ये आपकी पॉल्यूशन से भरी हुई हैं और इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस निकल करके आती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, इसी के अलावा आपने देखा ऊपर यहाँ पर अल्टरनेट यूज़ की भी बात की गई है। अल्टरनेट यूज़ का मतलब ये है कि प्लास्टिक को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर में प्लास्टिक वेस्ट को भेजा जाता है, फिर इसको जला करके और जो मिट्टी वगैरह उसके साथ में मिला करके फिर ये वर्क जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट के प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर में लगभग 7 से 8% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकलती है। तो ये निगेटिवली अफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को, और अल्टरनेट तरीका भी बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि 2018 में जो अमेंड किया गया कुछ खास जचा नहीं। इसके बाद अगस्त 2021 में अमेंड किए गए 2016 वाले रूल्स के अंदर, और उन्होंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है, देखो प्रोडक्शन भी, सेल भी और यूज़ भी, उसको प्रोहिबिट यहाँ पर कर दिया गया। ओके, डेफिनेशन as an item intended to be used once for the same purpose before it disposed or recycle after 1 जुलाई, ये चीज़ लागू भी कर दी गई है। ठीक है, ये चीज़ लागू भी कर दी गई है। डिसीजन जो है वो अगस्त 2021 में लिया गया था और 1 जुलाई 2022 से इसको लागू कर दिया गया है। सून आफ्टर, अगस्त 2021 के बाद फरवरी 2022 में अमेंड किए गए, और अमेंड करने के बाद जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको एग्जैम्प्ट कर दिया गया। रफली 59% प्लास्टिक एग्जैम्प्ट यहाँ पर हो गई। अब सिर्फ 41% जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर में रह गई, जिसको हम यहाँ पर बैन कर चुके हैं। ओके, दिस वॉज डन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी भी बात करेंगे, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये किस एक्ट्स के अंदर में आती है, किस रूल्स के अंदर में आती है। तो EPR इसको कहते हैं इन शॉर्ट, और EPR बेसिकली ये कहती है कि जिसने चीज़ को मैन्युफैक्चर किया है या मार्केट में निकाला है, देखिए ध्यान रखिएगा, जिसने प्लास्टिक को मार्केट में रिलीज़ किया है वही उसको मार्केट से प्रक्योर भी करेगा। ओके, तो ये जो है वो इस तरीके की चीज़ें ला करके इस चीज़ को ख़त्म किया गया। आप देखो नीचे लिखा हुआ है हाईलाइटेड पार्ट में, द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड प्लास्टिक पैकेजिंग इंक्लूड्स MLPs। MLPs से तो पता नहीं क्या दुश्मनी है, हर चीज़ से इसको यहाँ पर एग्जैम्प्ट किया गया है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लाइक कैंडी रैपर्स हैं, रिजिड प्लास्टिक है, इन सभी पर कोई रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं लगाई गई। इवन ये जो EPR पॉलिसीज़ यहाँ पर डाली गई फरवरी 2022 के अमेंडमेंट के द्वारा, इसमें भी काफ़ी सारे लूप होल जो हैं वो नज़र यहाँ पर आते हैं। पहला लूप होल तो यहाँ पर ये आता है कि EPR कहती है कि जो प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस करेगा मार्केट के अंदर वही अकाउंटेबल होगा कि उसको वापस से रिसाइकिल करे और उसको वापस से जो है वो प्रोक्योर करे, खरीदे। ओके, तो ये बात EPR यहाँ पर कहती है। इसका मतलब ये है कि जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज थी जो कि एज अ रॉ मटेरियल वर्क कर रही थी, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। वो तो अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती रहेंगी। किसकी रह गई? जो सेकंड नंबर पर आती हैं, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ओके, दूसरी चीज़ इसके अंदर में ये है कि प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स ये हैं, उन्होंने इस वेस्ट को कलेक्ट करना तो शुरू कर दिया। तो मतलब ये जो कलेक्ट करने की डेडलाइन है उसको लेकर के भी यहाँ पर दिक्कत है। मतलब ये इन्होंने कहा है कि 2024-25 तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से प्रोडक्शन करो, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे। इवन देन द रिसाइकलिंग टारगेट इन 2025, उसमें भी ये कहा गया कि आपको उस समय के बाद भी 50% जो प्लास्टिक है उसको यहाँ पर आप
जो है वो ले सकते हो। ये एक अनएम्बिशियस टारगेट थे, आपको कहना चाहिए था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लास्टिक उसको वापस लेकर के आना है, लेकिन आपने कहा 50% और 50% फॉर रिजिड एंड कंपोस्टेबल प्लास्टिक एंड 30% फॉर द फ्लेक्सिबल एंड एमएलपीस। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि ऊपर से निकल रहा होगा ये सब चीज़ें, ओके, बट ठीक है, इतना समझने की कोशिश करो। और ये भी कहा गया कि 2027-28 के बाद आप अगर रिजिड और कंपोस्टेबल प्लास्टिक है तो 80% प्रोक्योर कर सकते हो, और उसके अलावा आप 60% जो है वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के लिए हैं। कुल मिला के रूल्स को लगातार लिबरल किया जा रहा है ईपीआर के लिए ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो चलो ये चीज़ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज़ पर यहाँ पर आ जाएं तो तीसरा जो है आपका दिक्कत ये है कि करंट ईपीआर रिजीम डजंट हैव एन ऑडिट सिस्टम। इसके अंदर ऑडिट सिस्टम नहीं है, किसने कितना यहाँ पर प्रोक्योर किया, कैसे किया, ये सब कुछ किस तरह किसी तरीके की ऑडिटिंग यहाँ पर नहीं होती है। ऑडिटिंग ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने का एक तरीका है जो कि लागू होना चाहिए था। इससे जो आपका प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर्स है, ब्रांड ओनर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, बट अभी तक हमारे पास इस तरीके का ऑडिट सिस्टम नहीं है, इसलिए ये दिक्कत यहाँ पर आती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि इंडिया जो है वो काफ़ी कुछ कर तो रहा है, काफ़ी रूल्स वगैरह भी हैं, लेकिन उन रूल्स को लगातार डाइल्यूट यहाँ पर किया जा रहा है, लिबरल किया जा रहा है, और वो भी उनके लिए जो कि ब्रांड ओनर्स हैं या फिर बड़ी कंपनीज वगैरह हैं वजह से। आप देखो कि लिखा हुआ है अनप्रिपेयर्ड, हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। क्यों कहा जा रहा है ये बात? इंडिया जो है वो 12% जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करता है, ओके, एंड बर्न 20%, और 20% जो प्लास्टिक है उसको बर्न करके हम अलग अलग तरीके के जो अल्टरनेटिव यूज़ वगैरह के अंदर कर लेते हैं जैसे तैसे करके, ओके, बट उसमें भारी मात्रा में CO2 और ग्रीन हाउस गैसेज का जनरेशन होगा जैसा कि मैंने बताया, और प्लास्टिक को अगर बर्न करोगे तो ग्राउंड वाटर लीचिंग भी देखने के लिए मिल सकती है, ओके। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द रिमेनिंग 68% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। 68% प्लास्टिक वेस्ट का क्या होता है उसका हमें कुछ नहीं पता। वो डंप साइट और लैंडफिल्स में जाकर के जो आपकी सोइल है उसकी हेल्थ को ख़राब करती है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन यहाँ पर करती है, और एयर पोल्यूशन भी यहाँ पर करती है। तो ये चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब कुछ छोटी और चीज़ें यहाँ पर रह गई, और कंट्री के अंदर जो रिसाइकलिंग रेट है वो बहुत ही कम है। इसके पीछे का कारण भी जो है वो यहाँ पर CSE ने स्टडी करके लगाया है, और ये पता लगाया है कि रैग पिकर्स जो हैं, जो आपके लोहा टीन प्लास्टिक वाले होते हैं ना, ये कलेक्ट करने वाले, ये मेजरली PET टाइप की जो प्लास्टिक है उसको यहाँ पर प्रोक्योर करते हैं। बोतल वगैरह हो गई ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लेकर के आते हैं। इस प्रोसेस के अंदर अदर प्लास्टिक वेस्ट उसको कलेक्ट भी नहीं किया जाता और रिसाइकिल भी नहीं किया जाता। तो एक तो चीज़ आपको यहाँ पर ये देखनी चाहिए। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी ये भी है कि कंट्री के अंदर जो रिसाइकलेबल प्लांट हैं वो सफिशिएंट नहीं है। स्टैंडिंग ऑन द रिसाइकलिंग इन द कंट्री वो आपका अंडर डेवलप्ड यहाँ पर मिल जाएगी। लगभग 97% ऑफ द PET बॉटल्स फॉर एग्जांपल उनको सिंथेटिक फाइबर के अंदर में कन्वर्ट यहाँ पर किया जाता है, जैसे पॉलिस्टर बन गए या नाइलॉन यहाँ पर बन गई। अब आप समझिए कि प्लास्टिक को ये अल्टरनेटिव यूज़ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब जो आपके प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी जो अकाउंटेबिलिटी थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने इसका अल्टरनेटिव यूज़ कर लिया। उन्होंने इससे पॉलिस्टर, नाइलॉन्स, टेक्सटाइल वगैरह यहाँ पर बना लिए, ब्लेंड करके वो कैसे बनाए हमें यहाँ पर नहीं जानना। अब किसकी यहाँ पर जो है वो अकाउंटेबिलिटी रह गई? तो अब जो है वो टेक्सटाइल वेस्ट को बेसिकली अगर हम बात करें तो वो टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर में आ गया आप चीज़। तो ये जो है वो दिखाता है कि जो आपकी अकाउंटेबिलिटी थी उसको आपने शिफ्ट कर दिया किसी और कह सकते हैं कि किसी और के लिए, ओके। तो यहाँ पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स की अकाउंटेबिलिटी थी, यहाँ पर टेक्सटाइल जो मार्केट है उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बन गई, और इसी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर आगे शिफ्ट किया जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी शिफ्टिंग का कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा एक और चैलेंज यहाँ पर यह आ रहा है कि ब्रांड ओनर जो हैं वो अपने EPR कमिटमेंट्स को आउटसोर्सिंग के जरिए यहाँ पर जो है वो पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेस्ट कलेक्शन में किसी को भी मज़ा नहीं आने वाला। कोई भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हो उसको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में मज़ा आएगा, उसको कलेक्शन में मज़ा नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं कि खुद से इस चीज़ को नहीं करते, जो रैक पिकर्स वगैरह होते हैं उनसे इस काम को यहाँ पर कराते हैं, और इंटरमीडिएट या थर्ड पार्टी के जरिए इस काम को करा करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं होगी, बिहेवियरल चेंज नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर खत्म, थर्ड पार्टी अपने आप से इस काम को कर देती है, ओके। तो रैक पिकर्स 4 रुपये पर kg पर उनको यहाँ पर दे दिया जाता है वगैरह वगैरह। खैर इतना हमें यहाँ पर नहीं जाना, बट आपको समझनी है कि EPR के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ वे आउट ऑफ द मैस मिल जाएगा, तो जो प्रॉब्लम्स गिनाई उनके अपोजिट लिखिए और पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना होगा, प्रोडक्शन को ही थोड़ा सा जो है वो रोकना होगा, और प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने से अकेले कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट लगातार जनरेट होता रहेगा अगर प्रोडक्शन बढ़ता रहा तो, और वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी हमारी इतनी है नहीं।
और रिसोर्स हमारे पास कम है इसीलिए। इसके अलावा कंट्री को जो है वो प्लास्टिक वेस्ट के प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग नंबर्स को जो है वो मतलब ज़रूरत है उनकी कि प्लास्टिक वेस्ट का जो प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है और रिसाइकलिंग यहाँ पर हो रही है वो कितनी हो रही है, उसका नंबर जो है वो एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर और आंकड़े हमारे पास इतने अच्छे नहीं हैं। तो डाटा की बात हो रही है, डाटा नहीं होगा तो फिर उसका सुझाव कैसे कर पाओगे? ओके, प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रायोरिटीज़ यूजुअली रिजोल्व अराउंड कंज्यूमर्स टेस्ट। तो जैसा कंज्यूमर को पैकेजिंग पसंद आएगी, प्रोडक्ट पैकेजर्स जो हैं वो उसी तरीके की पैकेजिंग करके दे देंगे। उन्हें इस बात से कोई नहीं लेना कि एनवायरनमेंट को नुकसान होगा या नहीं होगा। ओके, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए। ज़रूरी नहीं फैंसी पैकेजिंग हो, अच्छी पैकेजिंग हो, मल्टी लेयर पैकेजिंग हो। अगर प्रोडक्ट जो है वो सिंगल पैकेजिंग में भी यहाँ पर हो सकता है तो उसको करने की कोशिश की जानी चाहिए। प्लास्टिक बैन तो देखने के लिए मिल ही रहा है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी खूबसूरत आर्टिकल है, काफ़ी कुछ जानने के लिए यहाँ पर मिलेगा। लगभग 6 से 7 स्लाइड्स जो हैं वो इसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डाटा के बारे में बताया गया है कि आखिर डाटा क्या कितना ज़रूरी हो जाता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। अगर हम बात करें यूएस के रिसर्चर्स की, तो यूएस के रिसर्चर्स ने अनवील किया है एक ऐसा पेसमेकर बेसिकली स्टंट आपकी जो हार्ट की बीट होती है उसको सब मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, और इससे जो है वो डिसोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम जो है वो आपकी ख़त्म हो सकती है, आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क करने लगती है। पेसमेकर के साथ बेसिकली यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम यह थी कि उसके लिए इस तरीके के जो ऑक्सीजन लेवल हैं या फिर हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करने के इक्विपमेंट्स नहीं थे। लेकिन अभी जो ये स्टडी हुई है इसके ज़रिए हम टेम्परेचर से लेकर के ऑक्सीजन लेवल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वायरलेस सिस्टम्स के थ्रू यहाँ पर माप सकते हैं, और ये सब काम डॉक्टर्स वगैरह दूर से बैठे हुए यहाँ पर कर सकते हैं कि क्या रेट चल रही है, पेस मेकर में कोई ख़राबी तो नहीं है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टैबलेट पर मिल जाएगी। ये पेस मेकर जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो यहाँ पर दिखाता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो कि आपके डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बीच की जो बाउंड्रीज हैं उनको ब्लर यहाँ पर कर रही हैं। मतलब एक जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम में मिक्स होता चला जा रहा है। इंसान के अंदर मशीन्स का फिट होना दिखाता है कि किस तरीके से बायोलॉजिकल और डिजिटल सिस्टम मिक्स होते चले जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी हैं कि इस तरीके से जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ड्स की बाउंड्रीज को खत्म करता हुआ जा रहा है। इसी तरीके के अलग एक एग्जांपल मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लिविंग रोबोट, और इसको कहा जाता है जीनोबॉट। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अक्टूबर 2021 में यूएस साइंटिस्ट की टीम्स ने इसको डेवलप किया। जीनोबॉट्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जो हैं वो 1 मिलीमीटर से भी छोटे यहाँ पर होते हैं, और 2020 में स्टेम सेल्स से यहाँ पर बनाए गए थे। स्टेम सेल्स उभारी गई थी मतलब निकाली गई थी अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग से, और उसको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जीनोबॉट्स यहाँ पर तैयार किए गए थे। इसके काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल मेडिकल साइंस के अंदर में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक को क्लीन करना हो या फिर आपका जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं उसके टिश्यू या डेड सेल को रिप्लेस करना हो, वहाँ पर सब ये जो है वो जीनोबॉट्स काम में आते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे हम जो है वो बाउंड्रीज को यहाँ पर तोड़ रहे हैं। नाउ दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, और इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर हुआ 1800 में, आपको मिल जाएगा। ओके, और उसमें हमने वाटर और स्टीम पावर का इस्तेमाल किया, मैकेनाइज प्रोडक्शन यहाँ पर किया। जैसे एक जनरल नॉलेज है, मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा, इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1990 लगभग 100 साल के बाद चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई और हमने इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया और मास प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू किया। उसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1900 के लास्ट में, आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, और ये जो है वो आपको और नई तकनीक्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और ओके मशीन लर्निंग है। ये सारी जो नई नई तकनीक है इनको लेकर के सामने आ रहा है। ये जो टर्म है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये क्लॉस श्वाब जी के द्वारा जो है वो कॉइंड की गई थी। क्लॉस श्वाब जो हैं वो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन थे। ओके, उन्होंने इस टर्म को यहाँ पर निकाला था 2016 में। जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे इस चीज़ को, उन्होंने कहा था कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो होता है कि दैट डजंट चेंज व्हाट वी आर डूइंग बट चेंजेस अस। हम जो काम कर रहे हैं उसको चेंज ना करके हमें चेंज कर दे पूरा, तो उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सब जो है वो फैक्चुअल बातें हैं, इसमें कुछ नहीं समझना। ओके, रटने की कोशिश करनी है और कुछ भी नहीं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे,
तो ये पैसेज आपको मिल जाएगा। डेविड हार्ट हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कहाँ से हैं कैसे हैं। इन्होंने ये कहा है कि द एबिलिटी टू कैप्चर, स्टोर एंड डिसेमिनेट एंड मॉडल डाटा इज फ्यूलिंग द करंट रेवोल्यूशन एंड द मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, sorry, a fourth industrial revolution revolves around the application of data. Yes, this is the core of the article। और इन्होंने इस बात को कहा है कि जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, जितना हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, कि जितना हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जितना हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 9 टेक्नोलॉजीज से मिलकर के बना है। क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा मैनेजमेंट के लिए वर्क आती है। बिग डाटा, इसमें तो डाटा नाम की टर्म ही इस्तेमाल हो रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी आपको मिल जाएगा, जो कि बेसिकली वर्चुअल रियलिटी के साथ ही बेसिकली यूज़ होता है। ओके, इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेशन है, ऑटोनोमस रोबोट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी, सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन सभी में डाटा का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के बेस पर आपकी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो यहाँ पर वर्क करेगा। ओके, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका 2029 तक ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगा। समझ रहे हो, ये देखो आप, ये एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सरपास कर जाएगा ह्यूमन इंटेलिजेंस को, और ह्यूमन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में मर्ज हो जाएगा, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस विल मर्ज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय 2024। और ये मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल और डिजिटल बाउंड्रीज पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ही कॉल्स दिस एज सिंगुलरिटी, इसको सिंगुलरिटी यहाँ पर कहा, याद रखने की जरूरत नहीं। और ये वो टाइम होगा सिंगुलरिटी जब आपके डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल जो एरियाज हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। ह्यूमन टेक्नोलॉजी से अलग नहीं रह पाएगा और टेक्नोलॉजी ह्यूमन से अलग नहीं रह पाएगी, आपका फिजिकल वर्ल्ड भी इन चीज़ों से अलग नहीं रह पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे सोशल थ्योरिस्ट और इकोनॉमिस्ट भी उभर करके आते हैं जो कहते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो तबाही का कारण यहाँ पर बनेगा, और तबाही इसीलिए क्योंकि ये एक डिस्टोपियन फ्यूचर की तरफ हमें यहाँ पर ले जा रहा है। इसमें बहुत सारे वर्क जो लोग हैं उनको काम से निकाल दिया जाएगा, उनकी जॉब जो है वो यहाँ पर लॉस हो जाएगी, और इससे सोशल स्ट्राइफ जो है वो शुरू हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव स्टेप ही है, जो कि आपके बहुत सारे सोशल थ्योरिस्ट और इकोनॉमिस्ट यहाँ पर दिखाते हैं। दोनों अपने आप में काउंटर व्यू और एक प्रो व्यू यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सब खुश हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, सब में टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा, मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सारी कंट्रीज़ को खुशी यहाँ पर होगी। तो इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया यहाँ पर खुश है, और डिबेट जो है वो इस चीज़ के ऊपर ऑन है। जैसे जर्मनी है, जर्मनी ने यहाँ पर अपनी कंपनीज़ को इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही केन्या जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो भी ब्लॉकचेन का यूज़ यहाँ पर कर रही हैं प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए, ट्रांजेक्शंस के लिए। इवन यूएन भी इसमें पीछे नहीं है, यूएन भी ऐसी सेम पॉलिसीज़ अपना रहा है जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बेसिकली, ताकि जो है वो इस रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल यहाँ पर बनाया जा सके। इसके अलावा कंसल्टेंसी फर्म है प्राइस वाटर कॉर्पोरेशन, कुछ प्राइवेट फर्म्स वगैरह भी इसी चीज़ को यहाँ पर कर रही हैं। द अर्जेंसी अराउंड एम्ब्रेसिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो इंडिया में भी विजिबल है, और इंडिया इज़ अ पायनियर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडिया दुनिया को लीड करेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर में। इवन इंडिया नहीं, पूरा उत्तर मतलब स्टेट्स भी जो हैं वो इसमें आपके मदद यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट रेलवे कोचेज़ जो है वो यहाँ पर लॉन्च किए। स्मार्ट रेलवे कोचेज़ जो हैं उनको बैटरी ऑफ सेंसर्स के ज़रिए यहाँ पर जो है वो इक्विप किया गया है, जिससे पैसेंजर्स को कंफर्टेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर मिले। ये आपका टॉयलेट्स में बदबू तो नहीं आ रही, उस चीज़ को मॉनिटर कर सकता है, और चेक करेगा कि सेफ्टी जो डोर्स हैं वो क्लोज हैं या नहीं हैं। ओके, फायर ब्रेक्स तो नहीं हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ाई गई हैं ये एग्जाम्पल बन जाती हैं फोर्थ IR का, और ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना कि हर एक पार्टनर जो है वो इसमें मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मई 2020 के अंदर में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने एक स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, दैट इज कॉल्ड समर्थ स्कीम, भी यहाँ पर लॉन्च की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मिल जाएगा एग्जाम्पल कि इंडिया आखिर कर क्या रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर में। इसके अंदर जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी से अवेयर यहाँ पर कराया जाएगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो बजट की स्पीच में जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने भी कहा था कि हम नए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्राइविंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करेंगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर शुरू किया कॉल ड्रोन शक्ति, इसमें ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्वेइंग में, स्प्रेइंग में, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में, सभी में करने की बात यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बात करते हुए देश स्टेक इकोसिस्टम पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया है। ये सब के बारे में मार्च में पढ़ा दिया है, और एक बार नहीं, हजार बार इन चीज़ों को पढ़ाया है। इसमें जितने भी यूथ हैं उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए जो पहले से स्किल्ड हैं उनकी स्किल को बढ़ाया जाएगा, जिनको दूसरी स्किल की जरूरत है उनको रीस्किल किया जाएगा, और जिनमें स्किल नहीं है उनको स्किलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इसके अलावा इंडिया जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सेंटर भी तैयार कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुंबई में बनेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए। ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसमें जो है वो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी साथ में मिलकर के वर्क कर रही हैं। द सेंटर हैज़ रिसेंटली कम अप विद द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कैंसर केयर मॉडल, इन विच जो आपकी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी हैं वो आपकी कैंसर पेशेंट को बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने में मदद करेंगी। ऐसा समझो कि ऐसा एक सेंटर भी बनाया है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा कर रहा है। ओके, बस इतना समझने की ज़रूरत है। सेंटर कहाँ बना है? मुंबई में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये पूरा का पूरा पैसेज ऐसा का ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो यही सेंटर जो है उसको पूरा नाम है सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया, C4IAR, और ये जो है वो अक्टूबर 2018 में बनाया गया था सेंटर। और बेसिकली इस चीज़ को ही देखेगा कि आखिर नई टेक्नोलॉजीज किस तरीके से उनको अलग अलग सेक्टर के अंदर रोल आउट यहाँ पर किया जा सकता है ताकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया जाए। ये 3 पिलर्स के बेस पर वर्क करता है। पहला ये है कि AI जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है फोर्थ वाला, वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और अदर टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन भी जरूरी है। अब ये सेंटर है तो अकेले तो वर्क करेगा नहीं, तो ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे इंडिया ने हाल ही में ड्रोन सर्विस लॉन्च की है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर के लॉन्च की है। थर्ड ये है कि इसके अंदर मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप देखने के लिए मिलेगी। इसमें सभी लोग साथ में मिलकर के जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात यहाँ पर करते हैं, चाहे स्टार्टअप हों, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हों, सिविल सोसाइटीज़ हों, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हों, कंज्यूमर ही क्यों ना हो, वो सभी साथ में मिलकर के टेक्नोलॉजी को लॉन्च करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अगर आप देखें लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स गैलोर, हाउ टू मेक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्लूसिव एंड बेनिफिशियल टू ऑल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि लाइक अदर कंट्रीज़ की तरह इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। जॉब लॉस के केसेस तो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जॉब लॉस जो है वो टेम्पररी होगा। एक बार अगर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया तो जॉब लॉस की कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, और ये चीज़ें लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए गए कि इंडियन रेलवे के अंदर तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गए। जैसे ही वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर लगाई गई टिकट्स के लिए, तो जो टिकट्स पहले यहाँ पर काट करके देते थे कर्मचारी, वो अब यहाँ पर उनकी जॉब चली गई। तो ये जो है वो दिक्कत यहाँ पर निकल करके आती है। लगभग 1.4 मिलियन के करीब जॉब्स जो है वो इंडियन रेलवे प्रोवाइड कराता है इंडिया के अंदर, और 8th लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर में। और मोस्ट जॉब्स जो हैं वो अब रिस्क पर यहाँ पर आ गई हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी इस तरीके से जॉब लॉस की तरफ भी जो है वो जा रही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर याद रखो। और जैसे जैसे AI4 यहाँ पर लगता रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स आते रहेंगे, डाटा साइंटिस्ट आते रहेंगे, रोबोट्स आते रहेंगे, जॉब को खतरा तो यहाँ पर बना ही रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये क्रूशियल है कि आप जो है वो इन चीज़ों को मेनटेन करने की कोशिश करो। इसके अलावा ये तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब बात शुरू हो गई है 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, 6th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की और 7th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुआ जनवरी 2022 में। उसने कहा कि एक 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यहाँ पर आने वाला है, जिसमें ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का कोलैबोरेशन देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो 6th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी यहाँ पर बात की गई है, जिसमें इंजीनियरिंग ऑफ मटेरियल जो है उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर इस्तेमाल किया जाएगा। और एक 7th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात यहाँ पर आ गई है, जिसमें मशीन खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स यहाँ पर बनने लगेंगी, मतलब मशीन को बनाने लगेगी, इंसान की ज़रूरत वहाँ नहीं होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पूछा जा सकता है क्योंकि नई टर्म्स उभर करके आई हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अंदर में क्या बात हुई है।
उसके बाद आगे चलते हैं और ये हमारी जो है वो यूपीएससी की डाउन टू अर्थ स्पेशल सीरीज़ यहाँ पर आती है। वेरियस टॉपिक्स इसके अंदर में कवर किए गए हैं, अभी अपलोड की गई है 6 तारीख को, लगभग 6 सितंबर को, आप देख सकते हो। इतने सारे पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर कवर किए हैं। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड इवन मेंस ऑल्सो। ओके, तो ये मैं बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेता सीरीज़ को। इसको बनाने में करीब 25 से 30 घंटे जो हैं वो यहाँ पर लगते हैं। ओके, और बहुत सोच समझ के इस पे वर्क जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर से देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं और यहाँ पर जस्ट एक पेज का आर्टिकल, और ये मैंने एक ही स्लाइड में यहाँ पर लिख दिया। देखो, नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स इस चीज़ को अपना रहे हैं। श्रीलंका ने तो अपनी पूरी इकोनॉमी डुबा ली इस चक्कर में। ओके, और कदम अच्छा था लेकिन तरीका गलत हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की लेकिन मार्केट एक्सेस नहीं करा पाए, तो दिक्कत यहाँ पर हो गई। ऐसा ही सेम काम हिमाचल प्रदेश के अंदर में हुआ, और नेचुरल फार्मिंग के ज़रिए जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो तो फार्मर्स की रिड्यूस हो गई। फार्मर्स को अच्छा लगा कि प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, पैसा भी कम लगा है, लेकिन उनको जो है वो मार्केट एक्सेस यहाँ पर नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्कीम चलती है डेट इज कॉल्ड प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, और ये जो है वो बेसिकली स्कीम इसी चीज़ के लिए है, नेचुरल फार्मिंग वगैरह को बढ़ाने के लिए। अब ये सब किया गया और उसके बाद जो है वो दिक्कत यही आई कि मार्केट एक्सेस नहीं करा पाए। तो जस्ट एक लाइन का कंसेप्ट याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले। बात करते हैं आगे और एक और खूबसूरत आर्टिकल की तरफ यहाँ पर चलते हैं, और ये आर्टिकल आपको बेसिकली बताता है अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। ओके, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आप जानते हैं कि क्या होता है। ओके, और आपको जस्ट बेसिक ज्योग्राफी जो है वो यहाँ पर पता होनी चाहिए। और बेसिक ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली यही है कि एक होता है सबडक्शन जोन और एक होता है आपका इमरजेंस जोन। ओके, और इमरजेंस जोन पर बेसिकली एस्थेनोस्फेयर के अंदर कन्वेक्शंस यहाँ पर होते हैं जिससे मटेरियल ऊपर आता है, और यहाँ पर जिस तरीके की प्रोसेसेस होती हैं उसमें अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। ओके, तो उसमें एक आपकी मतलब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी यहाँ पर है। डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण वातावरण के अंदर CO2 लगातार बढ़ी है, और अब इसके एविडेंस जो हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं। लाइफ पृथ्वी पर लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर शुरू हुई, बट मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म जो है वो लगभग सीनोजोइक एपो के अंदर में इमर्ज होनी शुरू हुई लगभग 66 मिलियंस ईयर एगो। ओके, और इस पीरियड के दौरान मैमल्स आए, इंसेक्ट्स आए, बर्ड्स आए, फ्लोवरिंग प्लांट्स जो हैं देखने के लिए मिले, और ओशियन के अंदर फिश, कोरल्स, मोलस्क जो हैं वो यहाँ पर थ्राइव हुए। अर्थ में भी एक ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला, और अर्थ के अंदर ट्रांजिशन का मतलब ये है कि हॉट हाउस से जो है वो अर्थ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हॉट हाउस विद नो ग्लेशियर टू ए कूलर वन विद आइसी शीट एट द पोल्स। तो पोल्स पर जो है वो बेसिकली आइसी शीट यहाँ पर आपकी वो खत्म हो गई। हाउवर बिटवीन 14 to 17 मिलियन ईयर्स एगो एक पीरियड है डेट इज कॉल्ड मियोसीन क्लाइमेट ऑप्टिमम पीरियड, और इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका लगभग 10 डिग्री से यहाँ पर बढ़ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो हैं वो आपके 1000 पार्ट्स पर मिलियन से यहाँ पर बढ़ गए, जो कि पहले सिर्फ 419 पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पर थे। ये दिखाता है कि आखिर CO2 और टेम्परेचर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ा। तो ये जो आपकी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हुई या टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ा, ये आखिर क्यों बढ़ा, उसके ऊपर ये स्टडी जो है वो बेसिकली यहाँ पर बताती है। देखो, ह्यूमन जो है वो यहाँ पर 15 मिलियन ईयर एगो आफ्टर द MCO यहाँ पर आया, तो वो तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए कुछ और चीज़ रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये जो पास्ट में आपको ग्लोबल वार्मिंग के एपिसोड्स देखने के लिए मिले, ये देखने के लिए मिले। ओके, तो इसके ऊपर ही स्टडी हुई, और स्टडी को ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको इसके थोड़े से फैक्टर्स पता होने चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो इस समय पर आपकी ग्रीन हाउस गैस वगैरह को बढ़ा रही हैं, उससे पहले क्या चीज़ें थीं जो कि यहाँ पर बढ़ती थीं। साइंटिस्ट ने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद ये पता चला कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस आपको वहाँ ज्योग्राफी में समझनी है। ओके, उसके कारण CO2 के लेवल जो हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट हुए हैं। जितनी तेज़ी से स्प्रेडिंग यहाँ पर होगी प्लेट्स की, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जितनी तेज़ी से होगी, उतनी ही ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी, और उतनी ही ज़्यादा CO2 वातावरण में जाएगी, और वाटर में जाएगी, और उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर में जाएगी, क्योंकि ओशन और एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर होता रहता है, जिसमें CO2 और ऑक्सीजन दोनों आ जाती हैं। तो इससे सी लेवल भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं। जब प्लेट बहुत तेज़ी से यहाँ पर स्प्रेड होती हैं तो एंटायर बेस जो है सी फ्लोर का वो राइज हो जाता है, और उससे जो
जो है वो सी लेवल भी यहाँ पर राइज हो जाते हैं, उससे मूवमेंट यहाँ पर स्लो हो जाती है। बेस और सी लेवल जो हैं वो क्रस्ट के अंदर में फोल्ड होते हैं, जिससे कि मटेरियल जो है वो सबडक्शन जोन में कहीं और जो है वो कूल हो जाता है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। आपको पता है कि अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये जो है वो आपकी ओशन क्रस्ट है, तो इस तरीके से एक जगह पर जा करके सबडक्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, अब ये ओशियन क्रस्ट है तो यहाँ पर भारी मात्रा में कोरल्स होंगे, यहाँ पर प्लैंकटन्स होंगे जो कि मर चुके हैं। ओके, वो धीरे धीरे जो हैं वो सबडक्शन जोन में जाएंगे, यानी कि ये जो कार्बन है यहाँ पर ये आपकी नीचे चली जाएगी सबडक्शन जोन में और वहाँ जाकर के इकट्ठी हो जाएगी। सबडक्शन जोन से ये कार्बन जो है वो बेसिकली एस्थेनोस्फीयर के अंदर में कन्वेक्शन के जरिए मिड ओशियनिक रिज से फिर से बाहर निकलेगी, क्योंकि वहाँ पर सी फ्लोर की स्प्रेडिंग जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है। तो एक कार्बन जो है वो आपकी घूम फिर के फिर से मिड ओशियनिक रिज के जरिए बाहर आ जाएगी और बाहर आने की वजह से जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, CO2 बाहर आ गई, देखो ठीक है, यहाँ पर CO2 अंदर गई। तो ये इस वजह से जो है वो CO2 वाटर में मिलती है और फिर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर चली जाती है। तो अब कुछ नहीं करना इसमें, ये आपको जस्ट इतना समझना था कि एट द मिड ओशियनिक रिज यहाँ पर ये हो गई, MOR इसको कहते हैं। और CO2 जो है वो लावा के अंदर ट्रैप होती है, वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जैसा कि इस इमेज के अंदर दिखाया गया है, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण। और सबडक्शन जोन पर ये गैसेज जो हैं वो आपकी कोरल प्लैंकटन उनके डाई होने की वजह से सबडक्शन जोन में चली जाती हैं और वहाँ पर घूम करके फिर से मिड ओशियनिक रिज के जरिए आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो साइकिल यहाँ पर चलती है। और अगर इस पैसेज को भी यहाँ पर पढ़ना चाहें जो नीचे लिखा हुआ है, तो अर्थ का जो टेक्टोनिक कार्बन है वो इस तरीके से शिफ्ट होता रहता है बेल्ट्स के बीच में, सबडक्शन और आपका जो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है या फिर मिड ओशियनिक रिज वाला कंसेप्ट है उसमें। और ये जो है वो मिड ओशियनिक रिज और सबडक्शन जोन के बीच में होता है। ये सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ पर अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका पता लगा कि दे फाइंड दैट फास्टर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसकी वजह से CO2 के लेवल हाई हो जाते हैं, स्पेशली इन द MCO पीरियड भी यही चीज़ हुई थी। ओके, तो यही बात जो है वो बार बार यहाँ पर निकल करके आ रही है। अर्थ को ऐसे समझे जैसे कि एक सोडा की बोतल की तरह यहाँ पर है, तो जैसे ही उसका जो कैप है बेसिकली, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे कार्बोनेट मतलब प्लेट्स, ओके, तो जैसे ही उसको यहाँ पर ओपन किया जाता है CO2 जो है वो वातावरण में रिलीज हो जाती है। कितना रेट होता है, कैसा रेट होता है, अगर आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना है तो मैंने यहाँ पर ये पूरी स्लाइड दे दी है और इसको आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो स्लाइड को पोस्ट कर करके। लेकिन इतना भी पढ़ोगे तो भी यहाँ पर चलेगा। कितने PPM से रेट कितने PPM हो गए, मुझे नहीं लगता किसी काम का यहाँ पर है। ओके, और बस ये याद रखना कि देयर इज़ समथिंग कोल्ड MCO पीरियड, और वहाँ पर जो CO2 के लेवल या उसके आसपास जो CO2 के लेवल यहाँ पर बढ़े, वो किस वजह से यहाँ पर बढ़े, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से। रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में CO2 वातावरण में जाएगी, और रेट कम है तो कम CO2 जो है वो वातावरण में जाएगी। इसके अलावा आगे यहाँ पर चलें और बात की गई है गिर पार्क की, और गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और एकमात्र जो एरिया है जहाँ पर एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। दिक्कत यही है कि वहाँ पर मिलते हैं तो खतरा बढ़ जाता है कि अगर फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई या कुछ और आ गया, ड्रॉट्स वगैरह आ गई, या कोई जो आपका समझो कि वायरस वगैरह का अटैक हुआ, जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, तो उस वायरस वगैरह के जरिए पूरी पॉपुलेशन अगर ख़त्म हो गई एशियाटिक लायंस की, तो हमारे कंजर्वेशन जो मेजर्स हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो बिल्कुल भी सही जो है वो तरीका यहाँ पर नहीं होगा, और इसीलिए जो आपके बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इस चीज़ का यहाँ पर जजमेंट दिया कि जो गिर में आपके एशियाटिक लायंस मौजूद हैं उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर में थोड़े से उनको शिफ्ट यहाँ पर किया जाए, जिससे कि एक सेकंड वाइल्ड पॉपुलेशन, अभी फर्स्ट वाइल्ड पॉपुलेशन आपकी गुजरात के अंदर है, लेकिन सेकंड वाइल्ड पॉपुलेशन उसकी यहाँ पर क्रिएट कर दी जा सके। ओके, तो शिफ्ट जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। एशियाटिक लायन इसकी साइंटिफिक नाम दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट उसके आसपास पाए जाते हैं, और एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि इंडिया ने किस तरीके से ये ख़त्म होने वाली स्पीसीज़ को सावधानी से यहाँ पर बचाया है। 1800 की बात करें, 1900 की बात करें, इनकी पॉपुलेशन जो है वो 20 के करीब हो गई थी, लेकिन 2020 तक हमने इसकी पॉपुलेशन को बढ़ा करके 674 के करीब कर दिया। गुजरात गवर्नमेंट के एस्टीमेट हैं, 100 साल का एफर्ट है, बहुत सारे लोगों ने साथ में मिलकर के वर्क यहाँ पर किया है। स्पेशली अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर में प्रोटेक्टेड एरियाज़ और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर भी लायंस जो हैं वो यहाँ पर उनको कंजर्व किया जाता है, और ये एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के रूप में उभर करके आई है, जिससे कि हमने प्रोएक्टिव एक्शंस के ज़रिए इसको यहाँ पर बचाया है। वर्ल्ड लायन डे अगस्त 10 पे एक अच्छा ओकेज़न था, और उस पर जो है वो इसके कंजर्वेशन स्टेटस को लेकर के थोड़ी सी बात की गई, जो कि एंडेंजर्ड के रूप में अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि इसको
फेस बेसिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि अभी भी कुछ जो है वो आपके मीजर्स लेने बाकी हैं जिससे इनकी पॉपुलेशन को सेव किया जा सके। देखो, बात करें गिर फॉरेस्ट की तो 2020 के एस्टीमेट ये बताते हैं कि 774 लायंस में से 329 ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर यहाँ पर रहते हैं। ओके, जितना भी एरिया है लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर जिसमें लायन प्रेजेंस है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, और उसमें से सिर्फ 1650 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि 5 प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर में आता है। यानी कि 50% पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ 1650 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उपलब्ध है। बाकी के 50% को आप देखोगे कि लगभग 28,000 का एरिया जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पर जो है वो नज़र आता है, और रेंज जो है वो भी यहाँ पर इनके लगातार कम हो रही है। तो ये सब डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, बट इस चीज़ को समझो कि ये सिचुएशन यहाँ पर आपकी चल रही है। बाई कंपैरिजन द नंबर विद इन द प्रोटेक्टेड एरिया वो 11 लायन से रिड्यूस हो गए और फ्रॉम 356 थे मतलब 2015 में, और ये जो है वो 11 लायंस जो है वो उनकी डेथ भी यहाँ पर देखने के लिए मिली है। दिस सजेस्ट कि लायंस की जो कैरिंग कैपेसिटी है, देखो इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझो। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एक स्पीसीज के लिए कितना जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पर कर सकता है। तो लायंस की जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है वो यहाँ पर जो है वो बढ़ गई है। प्रोटेक्टेड एरिया इतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको शिकार नहीं मिल पा रहा, प्रे वगैरह। ओके, और फ्यूचर ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही है इनसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, लेकिन आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया ये ओकर हो सकती है। ओके, तो वहाँ पर जो अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, वेस्टलैंड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, ह्यूमन हैबिटेशन है, वहाँ पर लायन सर्वाइव कर सकते हैं, यानी आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय यहाँ पर हो जाता है, और इसीलिए जो IUCN है उसने भी यहाँ पर कहा है कि जो एशियाटिक लायन है उसके लिए थ्रेट्स यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया में उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ गई है। एशियाटिक लायन की बात करें तो अभी सिंगल सब पॉपुलेशन में रहते हैं। सिंगल सब पॉपुलेशन का मतलब है कि एक साथ रहते हैं और सिंगल रूप में रहते हैं। कहाँ? गिर फॉरेस्ट के अंदर में। ओके, तो ये जो है वो उनको और ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट लाइक कोई एपिडेमिक आ गया, ये लार्ज फॉरेस्ट फायर यहाँ पर लग गई तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे 624 के 624। ओके, ऐसा नहीं होने दे सकते। 2018 में IUCN ने रिकमेंड किया कि कम से कम इसकी एक दूसरी जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो यहाँ पर सेफ्टी के रूप में तैयार की जानी चाहिए, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी को यहाँ पर बढ़ाया जा सके और इकोलॉजी के टर्म में भी काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर रहता है। और इसीलिए पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में बनती है उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया एक सेकंड वाइल्ड पॉपुलेशन को तैयार करने के लिए एशियाटिक लायन की। तो ये जो ट्रांसलोकेशन बेसिकली यहाँ पर हो रहा है जिससे कि हम जो है वो एक फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन वाइल्ड लायंस की तैयार कर सकें, ये एक बेसिकली 1950 से ही एक इशू यहाँ पर रहा है, और नेशनल प्रायोरिटीज़ में भी इसको थोड़ा सा कह सकते हैं महत्व यहाँ पर दिया गया है। और इसमें आपको दिख जाएगा कि जैसे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 2017 से 2031 तक का, उसमें भी इस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई है। और प्रोजेक्ट लायन है जो कि 2020 बेसिकली प्रोजेक्ट लायन चल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन 2020 में चेंजेस करके इस चीज़ को यहाँ पर उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसने भी इस चीज़ को रिकमेंड यहाँ पर किया। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इस बात को यहाँ पर कहा कि एक सेकंड वाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो बनानी चाहिए ताकि किसी भी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट से यहाँ पर बचा जा सके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे 2015 की अगर हम बात करें, 2015 में फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर देखने के लिए मिले अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर 12 लायंस की डेथ यहाँ पर हो गई। ओके, इसके अलावा आपका कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस यहाँ पर आया, उससे भी 12 लायंस की डेथ यहाँ पर हो गई, 2 डजन। ओके, इसके अलावा आप देखो 2018 में बेविशियोसिस नाम का जो है वो आपका यहाँ पर वायरस आया। ओके, तो उसके कारण भी यहाँ पर डेथ देखने के लिए मिली। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 डजन ही डेथ यहाँ पर हुई थी। ओके, 2018 में भी गिर फॉरेस्ट में, और समर में भी इस तरीके की डेथ्स जो हैं वो लगातार देखने के लिए मिली। यानी कि वायरस का खतरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें इनको एक सेकंड पॉपुलेशन यहाँ पर उपलब्ध करानी पड़ेगी, और वो सही भी है, उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी और बाकी खतरे जो हैं वो भी यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं। तो ये सब पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और इस तरीके से ये आपकी लास्ट स्लाइड थी, मैगजीन कंप्लीट होती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना था। 1-2 पॉइंट्स या 1-2 ऐसे आर्टिकल जो काफ़ी छोटे थे और इसमें दिए गए थे, वो सब मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो थोड़ा सा आप जो है वो इस चीज़ पर मेरा फोकस कीजिए। ये वो आर्टिकल्स हैं जो मैगजीन में नहीं कवर किए जाते, इनको अलग से कवर करना पड़ता है। ओके, तो सब कुछ कवर कराया है इसके अंदर में, जितनी भी न्यूज़ें काम की थी, तो इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।